हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तारिक सर। आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपना CUET 2023 के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि हम यहाँ पर CUET का सिलेबस कवर कर रहे होंगे, तो बिल्कुल हाई क्वालिटी वीडियो ऑडियो और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आपको भैया चैप्टर नंबर 6 कहाँ का है? तो बेटा जो CUET का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेटा, मतलब कि यहाँ पर हम डेटा के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि डेटा क्या है। सबसे पहले हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया डेटा है क्या, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल दैट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम सिचुएशन ऑफ वेरिएबल्स। अब क्या है, अगर आपके पास कोई भी लाइक कैरेक्टर है, नंबर, जैसे मेरे पास ए है तो क्या है, ये भी एक डेटा है। अगर मेरे पास 1 2 3 है तो क्या है, ये भी एक डेटा है। ओके, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास @ हैश डॉलर साइन है, ये क्या होगा, सिंबल, बट ये भी हमारे एज अ डेटा कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। अब आप सोचोगे भैया तो फिर इसमें से, अगर आपको इसमें से अपने काम की इंफॉर्मेशन, यानी अगर हम इसमें से कोई कंडीशन लगा दें कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 बच्चों के फोन नंबर हैं और मुझे सिर्फ उनके फोन नंबर चाहिए जो कि आपके 9 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, हमने कंडीशन लगा दिया। हमारी कंडीशन के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो क्या क्या डेटा हमारे एग्जांपल से देखते हैं। हमारा नेम हो सकता है, ठीक है, नेम हमारे किस में आ जाएगा, करेक्शन ऑफ कैरेक्टर में आ जाएगा। एज, जेंडर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम क्या बोलेंगे इसको, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट इज एटसेट्रा ऑफ अ पर्सन, ट्रांजेक्शन डेटा जनरेटेड थ्रू बैंकिंग। अब जैसे बैंक लोग, हम लोग क्या करते हैं, 5-5 रुपए का टॉफी लेने जाते हैं, पेटीज खाने जाते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जब यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन आईडी आती है, तो वो क्या है, वो भी एक अपना डेटा हम उसको बोलेंगे। एंड बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। सारी बातें यहीं पे आती हैं, भैया ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इस चीज का इस्तेमाल क्यों करें। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये आता है, देखो अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम क्या, हम सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डेटा है कि हमारे, अगर मैं बात करूं 15 अगस्त की, अगर हमारे पास डेटा है कि हमारे स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, क्या डेटा है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम इस डेटा के बेसिस पर, सभी बच्चों के लिए हम चॉकलेट्स का इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं समोसा मिलता होगा, समोसा का इंतजाम किया जा सकता है। तो क्या हुआ, ये तो हमारी डेटा की इंपॉर्टेंस थी कि हमने डेटा का इस्तेमाल करके डिसीजन लिए। ओके, आई थॉट कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इज, अब भैया देखो आजकल हर चीज के टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे दोस्तों के टाइप होते हैं, कुछ हमारे करीबी दोस्त, कुछ हमारे दूर के दोस्त। सिमिलरली क्या है, यहाँ पर आपके डेटा के भी टाइप हैं, और डेटा के हमारे 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा, 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल डेटा, दूसरा है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसा कि हमें इनका नाम बता रहा है स्ट्रक्चरल, भैया हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, तो हम इससे समझ सकते हैं, यानी कि ये कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डेटा होगा। क्या होगा बेटा, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डेटा होगा। ओके, अब प्रॉपर अरेंजमेंट को हम ये बोल सकते हैं, क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। क्या होगा ये हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब जब उसका स्ट्रक्चर नहीं है तो ये क्या होगा, ये एक रैंडम ऑर्डर में चीजें यहाँ पर होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि हमारे पास फोन होता है, एक कंपनी एक पर्टिकुलर फोन है, तो उसका डिजाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप एप्पल का कोई भी फोन ले लो, फॉर एग्जांपल एप्पल का आईफोन है, ठीक है, आईफोन में एक्स जो था, अब आप सारे आईफोन एक्स देख लो, सब आईफोन एक्स का डिजाइन ऊपर से एक ही होगा। ओके, चलो एग्जांपल से आपको समझाता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है आगे। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर डेटा का ये एग्जांपल है, दैट इज, यहां पर छोटा सा मैं अपने आप को थोड़ा छोटा हो जाता हूं, और ये लो। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर डेटा क्या है हमारे पास, डेटा विच इज ऑर्गेनाइज एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। यानी कि हमने जो डेटा है
जो हमारा डेटा हमने बहुत ही सही तरीके से अपना रिकॉर्ड स्टोर करा रखा है, ठीक है, क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और रिकॉर्ड किया हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। क्या किया हमने, रिकॉर्ड किया एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसका एग्जांपल देखो, आप इस टेबल को बहुत ही आराम से देख सकते हो, ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल में क्या हो रहा है, बहुत ही एक अच्छे तरीके से इन्होंने डेटा स्टोर कर रखा है। मॉडल नंबर इन्होंने अपना इस तरह स्टोर किया हुआ है इस कॉलम में, प्रोडक्ट नेम इस कॉलम में, यूनिट प्राइस इस कॉलम में, डिस्काउंट इस तरफ, और आइटम्स इन इन्वेंट्री इस तरफ। अब इससे क्या होगा, ये बड़ी आराम से देख सकते हैं कि इनके पास कौन कौन से आइटम जो कम कम है। फॉर एग्जाम्पल इनके पास ये जो आइटम है दैट इज नंबर 8, ठीक है, ये वाला आइटम इनके पास कम है, तो ये अपना इस आइटम के लिए कर सकते हैं ये, और इनके पास ये वाला आइटम नंबर 6 भी इनके पास कम है, ठीक है। तो हमारा इससे फायदा क्या होगा, फायदा हमारा ये होगा इस डेटा से, ताकि हम इसको बहुत ही सही तरीके से अपना जो बिजनेस है उसमें हमारी ये हेल्प कर रहा होगा। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो देखो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैंने क्या बताया था कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पर बस सारी चीजें रैंडमली ऑर्डर में चल रही होंगी। क्या होगा, एक रैंडम ऑर्डर में सारी चीजें चल रही होंगी। जिस प्रकार आप देखो, न्यूज़पेपर इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखो एक दिन न्यूज़पेपर कुछ इस प्रकार आया, एक फोटो एकदम बड़ी सी इधर थी, और इस प्रकार से डेटा मैनेज करा गया है। लेकिन अगर हम वहीं इसकी बात करें, आप इधर देखो, डेटा एकदम बढ़िया इधर लगा हुआ है, और फोटो कभी बड़ी आ रही है, ठीक है, कभी फोटो एक तरफ कर दी, कभी टेक्स्ट इस फॉर्मेट में लिख दिया, कभी फोटो इस प्रकार कर दी गई। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या एक पर्टिकुलर पैटर्न को यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, आई थॉट यू हैव गॉट इट दिस। अब नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर भैया जो डेटा हमारे पास कुछ इस प्रकार का है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड जो हमारा डेटा होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं मेटा डेटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से, हम डिफाइन करते हैं इसको मेटा डेटा की हेल्प से। अब आप कहोगे भैया ये मेटा डेटा क्या है, ये तो हम आज तक नहीं सुने हैं। इसका मतलब होता है कि डेटा अबाउट डेटा, यानी कि एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा है, इसके बारे में कुछ मोर इंफॉर्मेशन, क्या, कुछ मोर इंफॉर्मेशन, ताकि हम उसका पर्टिकुलर यूज कर सकें, ठीक है, उसका हम बेस्ट आउट ऑफ यूज ले सकें, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटा डेटा। गॉट इट। अब हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन के बारे में, बिकॉज हमें अगर कोई भी डेटा चाहिए तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। अब डेटा कलेक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल सेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारी जरूरत के अनुसार, देखो कुछ स्टैंडर्ड्स वर्ड्स को आप पढ़ना सीखो, जैसे यहाँ लिखा है वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कोई अगर साबुन बनाने वाली कंपनी है, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक सोप बनाने वाली कंपनी, और वो सिर्फ लेडीज सोप बनाती है, ठीक है, वुमेन सोप बनाती है, तो जब वो अपना सर्वे कराएंगे, जब वो अपना सर्वे कराएंगे, तो वो डेटा जो है एक पर्टिकुलर जेंडर से ही वो अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर वहीं पे कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट है, एक मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स के लिए है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ टीनेजर के लिए है, तो वो क्या करेंगे, वो कंपनी एक पर्टिकुलर हमारा एज ग्रुप को यहाँ पर टारगेट कर रही होगी। क्या कर रही होगी, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को यहाँ पर टारगेट कर रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहला स्टेप हो गया डेटा को कलेक्ट करना। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है डेटा को स्टोर करना। अब बहुत सारे तरीके हैं डेटा को स्टोर करने के। सबसे पहला बेसिक तरीका हो जाता है कि जब हम फील्ड पर अपना जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या भैया, पेपर पेन तरीका हो गया हमारे पास, ठीक है। अब पेपर पेन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कागज पे डेटा अपना लिख लिया है, और मैं उसको शाम में जाकर के उसको अपने सर्वर पर अपलोड कर दूंगा, या फिर ऐप पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि भैया हम डेटा जो है फिर अपना पेन ड्राइव वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम सीडी वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, जो ओल्ड तरीका है हमारा, डीवीडी वगैरह में चीजें स्टोर करी जा सकती हैं, या फिर हम डेटा को जो अपने हार्ड डिस्क में भी स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या भाई, ये सारी चीजें जो है आपके लिए तब काम में है जब आपके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होगा। कितना होगा, जब आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होगा।
अगर मैं बात करूं टेक्निकल टर्म्स में, तो गूगल के पास, अमेजन के पास, फेसबुक के पास, सबके पास डेटा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इनके डेटा पेन पेपर में स्टोर है या पेन ड्राइव हार्ड डिस्क में स्टोर है। इन्होंने पर्टिकुलरली अपने क्या बना रखे हैं, डेटा स्टोरेज वेयर हाउसेस बना रखे हैं, ठीक है, डेटा सर्वर बना रखे हैं, उसमें बहुत टीबीज की, ठीक है, टीबीज की, जेटाबाइट्स की, पेटाबाइट्स की वहां पे हार्ड डिस्क यूज की जाती हैं। ओके, जो भी उनका बेस्ट मेथड होता है। सो अब हमारे पास तरीका क्या है, हम इसलिए डेटा को इस्तेमाल करते हैं डीबीएमएस में, किसके अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम डेटा अपना स्टोर कराते हैं। और डेटा स्टोर क्यों कराते हैं, बिकॉज टू प्रोसेस द डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को प्रोसेस करेंगे। देखो यार, डेटा को स्टोर कराने का हमारा मकसद क्या होगा, हमने अगर कोई डेटा अपना किसी से भी इंफॉर्मेशन ली है, जिसको हमने बोला डेटा कलेक्ट किया है, तो उसको स्टोर कराने का मकसद क्या है, हमारा मकसद तो यही होगा ना कि हमें उसको प्रोसेस करना है, इसीलिए हमने उसको स्टोर कराया हुआ है। ओके, बेसिक मोटिव तो हमारा यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम उसको स्टोर करेंगे डीबीएमएस के अंदर। और डीबीएमएस का फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने डेटा स्टोर अपना गैदर कर लिया, स्टोर कर लिया। अब हम बात करेंगे यहां पर डेटा को प्रोसेस कराने की, किस चीज की, डेटा की प्रोसेसिंग की यहां पर बात की जाएगी। देखो, डेटा को बेटा प्रोसेस कराने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, रॉ डेटा, ठीक है, रॉ डेटा नंबर्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में और इमेजेस के फॉर्म में, और उसको हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। एक क्या, देखो मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो डेटा हम प्रोसेस कर लेते हैं, जो डेटा हमारा प्रोसेस कर लिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर हम सीधी बात करें तो जो हमारा डेटा काम का है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट और टेक्स्ट, जिस भी फॉर्मेट में हमें यूज करना है उस फॉर्मेट में डेटा को यहाँ पर स्टोर कराते हैं। अब डेटा प्रोसेस साइकिल देखो क्या है, इनपुट, हमने कुछ डेटा कलेक्ट करा, डेटा प्रिपेयर किया और फिर उसको प्रोसेस कराया, यानी कि स्टोर किया, रिट्रीव करना, अपडेट करना डेटा जो भी है। और आउटपुट में क्या रहेगा, जो हमारा रिपोर्ट्स होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, प्रोसेस सिस्टम होता है। जैसे आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। आप सबने कई बार जब क्या होता है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि बेटा आपका जो है, फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड काउंट का टेस्ट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, WBC और RBC इसमें काउंट की जाती है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपसे ब्लड लिया जाता है, पहला स्टेप क्या है, इनपुट में आपका ब्लड लेते हैं वो, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड देन आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, वो कह देते हैं बेटा 4 घंटे बाद आ जाना, आपको जो रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके, ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही होता है ना, हाँ भैया ऐसे ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स के बारे में, और यहां से अब ध्यान से पढ़ना शुरू करना है आपको। स्टैटिकल टेक्निक्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, क्या है स्टैटिकल टेक्निक्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे जिससे कि हम अपने डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपकी इसमें हेडिंग रहेगी, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि अगर इसमें कोई हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए हो, इसका मतलब क्या है, देखो, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द डेटा। यानी कि हमें क्या होगा कि अगर हमारे पास बहुत ही अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट होकर के ये आपका आ जाएगा एक सिंगल वैल्यू के अंदर, किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंगल वैल्यू के अंदर। अब इस सिंगल वैल्यू से हम अपने रिजल्ट्स बनाएंगे, या फिर हम इससे ही उस पूरे डेटा को जो इनपुट हुआ है वो हम यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। गॉट इट। अब देखो बेटा मीन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो मीन क्या है, ध्यान से समझो। मीन इज सिंपली द एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट, यानी कि आपके पास जो भी वैल्यूज है उन सभी का क्या निकालना है आपको, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एंड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें, देखो अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो, एज्यूम दैट ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको शायद दिख रहा हो, कलर दूसरा ले लिया जाए। देखो
एज्यूम दैट द हाइट इन सेंटीमीटर में दी गई है, बच्चों की हाइट दी गई है। अब आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलेगा? मीन के लिए आपको जो भी गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है, क्या जो भी आपकी गिवन वैल्यूज है वो आपको ऊपर लिखनी है अपॉन जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, क्या नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो आपकी, वो आपको अपॉन में लिखना है। तो ये कितनी वैल्यू है? ये हमारी टोटल 9 स्टूडेंट का डेटा है, तो हम अपॉन में 9 करेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज का हमें क्या करना है? सम करना है। तो सम हमारा आया है 912 और डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमारा आएगा 101.33 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से हम मीन निकालते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखो मीन हमें कब कब इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान से समझो। मीन हम तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीन इज नॉट अ सुटेबल चॉइस इफ देयर आर आउटलायर्स इन द डेटा। अब देखो पहली बात समझो, आउटलायर्स क्या होते हैं। आउटलायर्स का मतलब है कि एक बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाना या बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाना। अब इससे क्या होगा? ये आपके पूरे डेटा को अफेक्ट करने वाला है। जिस प्रकार देखो, अगर मुझे बोला जाए कि आपको यहाँ पर मीन निकालना है और डेटा हमारा है 4, 6, 8 एंड 200, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मीन कैसे निकालेंगे भैया? इसका मीन तो बहुत सिंपल रहेगा, दैट इज 4, 6 प्लस 8 प्लस 200 अपॉन 4। बट अब आपको जब कभी ऐसा केस मिले तो हमें मीन इस्तेमाल नहीं करना है इसका एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये 200 जो है ये हमारा रिजल्ट बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 3 वैल्यू का यहाँ पर मीन एवरेज निकालूंगा तो हमारा कुछ कितना रिजल्ट आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 18/3, ठीक है, दैट विल बी 6। ओके, बट अगर मैं इसमें निकालूंगा तो हमारा रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है आपकी, तो हमें यहाँ पर मीन मेथड इस्तेमाल में नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज मीडियन। अगला क्या है? मीडियन। अब देखो मीडियन क्या होता है, ध्यान से समझना मीडियन वाले केस को। When all the values are stored in ascending और descending order, मीनिंग की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो बेटा वैल्यूज हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आपकी वैल्यूज एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। या तो वो हो सकता है कि आपका असेंडिंग ऑर्डर हो, या हो सकता है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो। द मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। अब आपने जब पहला स्टेप क्या था, ऑर्डर में वैल्यू लगा ली। अब उसमें से आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपकी आएगी मीडियन। अब दो केस हो सकते हैं, या तो आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती है या फिर इवन नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती है। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यू है देन मीडियन इज द वैल्यू इन मिडिल पोजीशन। देखो पहला केस बताता हूं मैं। यहां पर अगर मेरे पास 3, 6, 8, अगर हमारे पास ये 3 वैल्यू हैं तो इसका अगर आप मीडियन निकालोगे तो ये मिडिल वैल्यू हमारा इससे क्या हो जाएगा बेटा? मीडियन हो जाएगा। ओके, पहला केस। सेकेंड केस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सेकेंड केस हमारा ये है कि अगर हमारे पास इवन वैल्यूज है, इवन वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यू 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 3, 6, 8, 10 है, हमें 4 वैल्यू का यहाँ पे क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो देखो मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। अब 2 मिडिल में कौन सी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है, ठीक है, 6 एंड 8। तो हमारा मीडियन क्या होगा? हमारा मीडियन होगा एवरेज ऑफ 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज का एवरेज क्या होगा? दैट इज 14/2। आंसर आएगा इसका 7। क्या आंसर आएगा? 7। ओके, गॉट इट और नॉट? समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे बेटा मोड के बारे में। व्हाट इज दिस? दिस इज मोड। अब मोड में क्या है? मोड का फंडा समझो। मोड में है वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा ऑफ एन एट्रीब्यूट। देखो आपके पास जो भी अवेलेबल डेटा है, अवेलेबल डेटा में से अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, क्या बोल रहे हैं ये कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अगर उसकी अकरेंस सबसे ज्यादा है, क्या है? उसकी अकरेंस सबसे ज्यादा, यानी कि अगर कोई एक वैल्यू जो है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है आपकी अवेलेबल डेटा में से, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा हो जाएगा मोड। क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ओके,
नाउ ये सेकेंड पॉइंट में लिख भी रखा है, इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ frequency of occurrence of distinct values in the given data. It is computed on the basis of frequency of occurrence of distinct values in the given data. Okay? अब ऐसा नहीं है, एक बात ध्यान रख लेना कि इसके लिए सारी वैल्यू आपकी सेम नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि ऑल वैल्यूज शुड बी नॉट बी सेम, सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही वैल्यू आ रही है बार बार। ओके, अ डेटा सेट हैज नो मोड इफ ईच वैल्यू अकर्स ओनली वंस। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर मैं बेटा इस डेटा सेट को देखूंगा तो यहाँ पर एक वैल्यू सिर्फ एक बार आ रही है, तो इसका मोड कुछ भी नहीं होगा। अगर वहीं पर मैं देखूं, अगर मैं इसमें एक बार 1 और लगा दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे 1 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और इसका मोड हो जाएगा हमारा 1। ओके, नेक्स्ट इज देयर मे बी मल्टीपल मोड्स इन द डेटा if more than one values have same highest frequency। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मल्टीपल मोड भी हो सकते हैं अगर कंडीशन क्या है, इफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि एस वाले केस में देखो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 1 है, और अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 भी हमारा 2 बार आ रहा है, 1 भी हमारा 2 बार हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास मोड कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2 मोड हो जाएंगे इसके, दैट इज 1 and 2। ओके, दैट इज 1 and 2 इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें क्या रहेगा, इट रेफर्स टू द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ द वैल्यूज अराउंड द मीन, यानी कि हम मीन से कुछ वैल्यूज हम एक्स्ट्रा भी देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मीन्स के साथ हम कुछ ना कुछ अपना फेरबदल करने वाले हैं, वो भी आपको आगे समझ में आएगा। देखो सबसे पहला हमारे पास रेंज, क्या है, रेंज। अब रेंज को ध्यान से समझते हैं, दैट इज इट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द डेटा, द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास अगर एक बाइक है तो हम क्या कहते हैं, हम पूछते हैं भैया इसकी जो है स्पीड की रेंज क्या है, तो स्पीड की रेंज कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, इस बाइक की मिनिमम स्पीड 0, और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कई बाइक की होती है 300, 240, 180। अगर किसी की 180 है तो क्या होगा, इसकी रेंज क्या हो गई, 0 से ये बाइक 180 तक जा सकती है। ओके, एंड रेंज कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर न्यूमेरिकल डेटा, जहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल होगा उसमें ही हम सिर्फ रेंज जो है वो अपनी कैलकुलेट कर पाएंगे। इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल डिफरेंस इन सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय। अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमें सैलरी ऑफ एम्प्लॉय में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पर रेंज इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट की बात आए कहीं पे तो हम अपना रेंज इस्तेमाल करेंगे। अगर प्राइस ऑफ टॉय वगैरह हमें निकालना होगा तब भी हम रेंज को ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट रिफर्स टू डिफरेंसेस विद इन अ ग्रुप और अ सेट ऑफ डेटा ऑफ वेरिएबल। एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, अगर हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ भी डिफरेंसेस देखने हैं, क्या करना है, कुछ भी डिफरेंसेस अगर देखने हैं तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये ध्यान से समझो, दैट इज जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा से इसको डिनोट करा जाता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर एन तक। अब इस फॉर्मूले को ये आपको अभी देखो दैट इज इसको अभी आगे समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें पूरा समझ में, ये यहां से समझो। यहां से क्या किया हुआ है, देखो ये क्या है, आपके पास डेटा अवेलेबल है, हाइट ऑफ एक्स इन सेंटीमीटर दैट इज 90, 102, 1110, 115, 85 एंड दैट इज
90 एंड 100 इस तरह। अब हमने क्या ले लिया n यहाँ पर, ठीक है। हमने सभी का क्या निकाला है यहाँ पर, x बार का मतलब है, यहाँ x बार का मतलब है सब का हमने मीन निकाला हुआ है। क्या है, x बार रिफर्स टू मीन। ओके, अब हमने अगेन के मीन में से इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने यहाँ माइनस किया हुआ है। क्या किया है, मीन में से पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस किया। जैसे मैंने इसमें से इसको माइनस किया है तो देखो दैट इज x माइनस 90 माइनस अगर आप करोगे 101.33 तो आपका कितना आंसर आएगा, -11.33। इस तरीके से हमने ये करते करते इन सभी को हमने सम किया है। क्या किया है यहाँ पर, इन सभी को मैंने इसका सम निकाला हुआ है और फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो हमारी x माइनस एक्स बार है इसका हमने स्क्वायर भी किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज हम फॉर्मूले हमें स्क्वायर चाहिए था। तो हमने क्या करा, जो हमारी ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू इसका हमें स्क्वायर चाहिए था, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में रखा, दैट इज 938 अपॉन 9 और इस पे लगा दिया अपना स्क्वायर रूट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 104.22। ओके, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ ये 10.2 सेंटीमीटर के अराउंड आपकी इसकी वैल्यू आ रही होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है देन वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। देखो ऐसे आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर आएंगे और आपको इनको सॉल्व करना होगा। दैट विल बी लाइक, देखो क्वेश्चन यहाँ पर पहला दिया जाएगा, इनको नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। देखो अगर मैं सिक्स वाले शुरू करूं तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टैटिकल मेथड यहाँ पर आपके लिए सुटेबल होने वाला है। अब फाइंड द पॉपुलर कलर फॉर कार आफ्टर सर्विंग द कार ओनर्स ऑफ अ स्मॉल सिटी, यानी कि इसमें बात करेंगे कि जो कलर सबसे ज्यादा चूज करा जाएगा लोगों के द्वारा, तो सबसे ज्यादा जब हम कोई भी चीज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम मोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस चीज का, यहाँ पर मोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे पास ले लेता हूं 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू नो अबाउट डिस्पैरिटी इन सैलरीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। किसके बारे में, डिस्पैरिटी इन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो इसके लिए हम अपना फॉलो कर रहे होंगे यहाँ पर रेंज को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, डिस्पैरिटी के लिए हम रेंज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 2, अ टीचर वांट्स टू नो अबाउट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द होल क्लास इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, एवरेज की बात करी गई, तो एवरेज के लिए हम यहाँ पर मीन का यूज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 मतलब कंपेयर हाइट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ 2 सिटीज। अगर हमें 2 सिटीज की रेसिडेंट्स की हाइट को कंपेयर कराना है तो हम यहाँ पर अपना मीन यूज करने वाले हैं। अब 4 और 5 आपके लिए बेटा होमवर्क हो जाएंगे। अब जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखेगा तो वो इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, हम इन दोनों में कौन सा अपना मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी प्रिपेयर करें CUCT के लिए उन सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में। अगली वीडियो हम अगला टॉपिक कवर कर रहे होंगे। ये पूरा एक जो चैप्टर मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है, बिकॉज मैंने देखा ये छोटा चैप्टर था तो मैंने कहा इसको एक वीडियो में ही कवर कर दिया जाए। सो बस उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही अपडेट पाने के लिए CUT से रिलेटेड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।